दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में जितने भी अलग अलग देश आजाद हुए थे, उनमें से कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी देशों में एक ऐसा मौका जरूर आया है जब उस देश के शासन पर मिलिट्री ने तख्ता पलट के जरिए खुद को स्थापित कर लिया था। भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान में ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं। और इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप में भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर मिलिट्री को की कामयाबी या नाकाम प्रयास हुए हैं। हिटलर से लेकर के चर्चिल और उस समय बहुत से लोगों ने भारत में मिलिट्री कू और डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिशमेंट की भविष्यवाणियां की, जो कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सामने रखी जाने लगी थी। दुनिया को लगता था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत को साथ लेकर चलाने का हौसला किसी भी नेता या यूं कहे कि लोकतंत्र में नहीं है। अब एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जब भारत के आसपास मिलिट्री कू हो रहे थे और पूरी दुनिया भारत को लेकर के ऐसी ही भविष्यवाणियां बना रही थी, तो मिलिट्री कू का प्रयास कभी इस देश की मिलिट्री ने क्यों नहीं किया? भारत में आज तक कभी भी सेना का शासन स्थापित क्यों नहीं हो पाया? और आज भारत में ऐसा क्या कुछ बदल गया है कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत में कभी भी ऐसा कुछ भविष्य में नहीं हो पाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1857 की क्रांति के बाद हर क्षेत्र में बदलाव का एक लंबा सिलसिला देखने को मिला था। भारत में शासन की बागडोर को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। राजनीतिक क्षेत्र से लेकर ऑफिसर्स और कामगार लोगों के लिए भी नए नए नियम और कानून व्यवस्था बनाई गई थी। और अब जब सब कुछ देश में बदल रहा था तो मिलिट्री के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में भी चेंजेस करने का फैसला लिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को एक डर ये भी था कि अगर सैनिकों की तरफ से उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया तो फिर वो ज्यादा समय तक भारत में काबिज नहीं रह पाएंगे। इसलिए साल 1858 में मिलिट्री को बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी के नाम से 3 प्रेसिडेंसी में अलग अलग बांटा गया और ये तय किया गया कि भारतीय लोगों की भागीदारी मिलिट्री की फंक्शनिंग और इससे जुड़े फैसलों में कम से कम होनी चाहिए। साल 1903 में लॉर्ड कीटचनर को आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया गया और 20वीं शताब्दी में जिस तरह इंडियन आर्मी का काया पलट हमें देखने को मिलता है और आज भी जो कुछ बचे खुचे नियम इंडियन आर्मी में अंग्रेजी हुकूमत से बने हुए हैं, उनमें से ज्यादातर नियमों को बनाने में कीटचनर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कीटचनर ने ही इंडियन आर्मी की 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी को मिलाकर सिंगल फोर्स में बदलने का काम किया था। इंडियन आर्मी में सबसे बड़े ऑफिसर को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा हेड किया जाता था। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन का साथ दिया था और कई अलग अलग मोर्चों पर युद्ध किया था, लेकिन इसके लिए भारत की तरफ से अंग्रेजों के सामने कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि युद्ध के बाद सेना में भारतीय सिपाहियों की ताकत और संख्या को बढ़ाया जाएगा। भारतीय सैनिकों को मिलने वाली सहायता और फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा। हालांकि अंग्रेजों द्वारा युद्ध के बाद बहुत सी शर्तों को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी को यूडिनाइज करने की कवायद युद्ध के बाद शुरू हो गई थी। इसके लिए भारतीय सैनिकों को हाई रैंक्स में प्रमोट करने का काम शुरू हुआ और साथ ही साथ इंडियन कैडेट्स को रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में भेजने की व्यवस्था भी की गई थी। साल 1932 तक भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कोई संस्था या कॉलेज का निर्माण नहीं किया गया था, मगर इस साल कुछ बड़े नेताओं के दबाव और इंडियन कैडेट्स की मांगों को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री कॉलेज को भारत के देहरादून में एस्टेब्लिश किया गया, जिससे भारत के लोग अपने देश में ही सब कुछ सीख करके सेना में शामिल हो जाए। इंडियन आर्मी में रोटेशन पॉलिसी और हेडक्वार्टर्स को भी इस तरह बनाया गया था जिससे सेना के लोग भारतीय आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर सैनिकों को आम लोगों की खराब हालत के बारे में जानकारी हासिल हो सकती थी, जिससे विरोध की आशंका बढ़ने का खतरा था। इस तरह आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत में भारत के सैनिकों में अनुशासन, प्रोफेशनलिज्म और मैदान में अच्छी तरह से युद्ध करने की विशेषताएं डेवलप हो गई थी और यही लोग आगे चल करके आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान की आर्मी में डिवाइड होने वाले थे। 2 जून 1947 में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी घोषणा में यह बता दिया था कि ब्रिटेन में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद भारत के विभाजन को तेजी से पूरा करने की कवायद शुरू हो गई थी। भारत और पाकिस्तान विभाजन की इस कवायद के दौरान देश में मौजूद हर एक असेट्स, लायबिलिटीज और इंस्टीट्यूशन को बांटने के लिए बहुत सी मीटिंग्स बुलाई गई और इसी दौरान ओल्ड इंडियन आर्मी के विभाजन पर भी सोच विचार किया गया था। ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम के अनुसार सेना के डिवाइडेशन को फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑचनलेक की निगरानी में पूरा किया गया था। लगभग 2,60,000 सैनिकों को भारत में रखा गया था और इन सैनिकों में सबसे ज्यादा लोग हिंदू और सिख थे। दूसरी तरफ लगभग 1,40,000 सैनिक पाकिस्तान को मिले थे और इनमें से ज्यादातर लोग मुसलमान थे। इसके अलावा गोरखा ब्रिगेड को भारत और ब्रिटेन में स्प्लिट किया गया था। भारत के पहले सेनाध्यक्ष जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट और जनरल सर फ्रैंक मैसरबी सहित कुछ ब्रिटिश अधिकारी सेना के बंटवारे के लिए भारत में ही रुक गए थे। मैसरबी आगे चलकर के पाकिस्तान के पहले सेनाध्यक्ष भी बने थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जो दंगे देश भर में चल रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए आखिरी बार ओल्ड इंडियन आर्मी ने
एक साथ मिलकर के काम किया था, क्योंकि ब्रिटिश सैनिक उस समय तक भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके अपने देश चले गए थे। तो एक दूसरे से अलग होने से पहले यह आखिरी मौका था जब दोनों देश की सेनाएं एक साथ मिलकर के काम कर रही थी। मिलिट्री के इस डिवाइडेंस की बात को समझ करके हम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय सेना की ताकत पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छी थी। और इस ताकत को देखते हुए ही आजादी के बाद से ही भारत को लेकर के अनुमान लगाना शुरू हो गए थे कि भारत में मिलिट्री कू हो सकता है। भारत में सभी तरह की पॉसिबिलिटीज और सारे अनुमान के बावजूद भी मिलिट्री कू का प्रयास क्यों अभी तक नहीं हुआ, ये समझने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि जहां ऐसे प्रयास एक से ज्यादा बार हुए हैं और सक्सेसफुली हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान में कौन सी परिस्थितियां इसका कारण थी। भारतीय आर्मी ने कभी पावर सीज करने का प्रयास क्यों नहीं किया? इस सवाल के जवाब में यह तर्क दिया जाता है कि इंडियन आर्मी एक वेल डिसिप्लिन्ड और हाई प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्स है जिसका 150 साल पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन ये तर्क तब पूरी तरह से खत्म हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के पास भी वही इतिहास और गौरवशाली परंपरा की कहानियां रही हैं जो भारतीय आर्मी को आजादी के साथ मिला था। दरअसल पाकिस्तान में मिलिट्री को की कहानी की पटकथा अनडिवाइडेड इंडिया में ही तैयार होना शुरू हो गई थी। उस समय इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सैनिकों की भर्ती अनडिवाइडेड पंजाब से हुआ करती थी और विभाजन के बाद पाकिस्तान आर्मी में पंजाब के सैनिकों का हिस्सा 72% था और आज के बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेशन आर्मी में बिल्कुल ही ना के बराबर था। तो दूसरी तरफ भारतीय आर्मी में पंजाब के सैनिकों का हिस्सा 32% था और इसमें से 14% संख्या हिंदुओं की थी। साथ ही इंडियन आर्मी में देश के हर राज्य की हिस्सेदारी रखी गई थी, जिससे सेना में पाकिस्तान की तरह एक तरफ बड़ा झुकाव नहीं था। साल 1947 से 1975 तक इंडियन आर्मी में सिर्फ एक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पंजाब से बनाए गए थे। आजाद भारत के पास जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके साथ जवाहरलाल नेहरू और पटेल जैसे मजबूत और वेल एस्टेब्लिश्ड नेता थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के पास ना ही कांग्रेस जितना कोई पुराना और गवर्नेंस का एक्सपीरियंस रखने वाला राजनीतिक दल था। पाकिस्तान आजादी के बाद पूरी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना पर ही एक तरह से डिपेंडेंट था। साल 1948 में जिन्ना की मौत के बाद आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक वाइड और इम्बैलेंस बन गया था, जिसे भरने के लिए उसमें पाकिस्तान में मिलिट्री से ताकतवर और कुछ भी नहीं था। आजादी के बाद पहले 9 सालों के बाद भी पाकिस्तान में अपना कोई संविधान तैयार नहीं हुआ था और देश को चलाने के लिए 4 गवर्नर जनरल, 4 प्राइम मिनिस्टर और 1 प्रेसिडेंट बन गए थे। पाकिस्तान और भारत को आजादी के बाद तुरंत कश्मीर के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा था और युद्ध के बाद पाकिस्तान ने नेबरहुड थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सेना को हद से ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया था। पाकिस्तान ने सेना को मजबूत बनाने के लिए अपने बजट का 70% हिस्सा खर्च किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मिलिट्री को पाकिस्तान में भी अचानक से नहीं हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि साल 1950 के आसपास लाहौर में राइड शुरू हो गए थे, जिसे संभालने के लिए आर्मी को बुलाने का फैसला किया गया, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज राइट्स को शांत करने में सक्षम नहीं थे। लाहौर में राइट्स को आर्मी ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया और स्थिति पहले की तरह बन गई। लेकिन इसके बाद आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स ने कहा कि कुछ दिन और लाहौर में बिताना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे आर्मी स्टाफ की वो मंशा नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। उल्टा आर्मी ने वहाँ एक्स्ट्रा टाइम लाहौर की साफ सफाई करने में, पब्लिक बिल्डिंग्स को साफ करने में और गड्ढे वगैरह सब कुछ सही करने में बिताया था। यानी कि जब आर्मी का समय लाहौर में पूरा हुआ तो लाहौर पहले से बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक बन गया था और इससे वहाँ के लोग आर्मी के काम से बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि सालों से सिविलियन अथॉरिटीज के भरोसे अटका हुआ काम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आर्मी ने कुछ ही दिन में पूरा कर दिया। इसलिए जब साल 1958 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश दिया तो पब्लिक के एक बड़े सेक्शन ने इस फैसले का विरोध नहीं किया और उल्टे पाकिस्तान के लोग तो ये सुनकर के खुश हो गए थे। उसमें पाकिस्तान में एक कहावत भी प्रचलित हुई थी कि पाकिस्तान में अब तो माशाअल्लाह हो गया है, यानी मार्शल लॉ को लेकर के लोगों का यह मानना था कि अब पाकिस्तान में सब कुछ बढ़िया हो गया है। और इसके बाद अयूब खान से लेकर जियाउल हक और उसके बाद भी अभी तक पाकिस्तान में किसी न किसी तरह से सब कुछ सेना के लोग ही संभाल रहे हैं। आज पाकिस्तान में सब कुछ सेना के जरिए फंक्शन होता है और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग और खास करके माइनॉरिटीज किस तरह से अफेक्ट हुई, इस पर हमने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आजादी से पहले भारत में आर्मी से जुड़े लोग एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल जगह रहते थे। वायसराय के बाद भारत में आर्मी जनरल और सेना से जुड़े बड़े अधिकारियों के पास सबसे ज्यादा ताकत हुआ करती थी। लेकिन आजादी के बाद नेहरू ने भारत में आर्मी के रोल और इसकी ताकत को फिर से बिल्ड करने का फैसला किया और उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए और कुछ ऐसे पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जिससे आर्मी पूरी तरह से सिविलियन अथॉरिटीज की सबऑर्डिनेट बन जाए। पंडित नेहरू ये चाहते थे कि आर्मी को राजनीतिक फैसलों पर विचार रखने और नियम कानून में हस्तक्षेप करने से दूर रखना चाहिए। साल 1957 में नेहरू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल थिमैया से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर 3 ड्रोवर्स को देख करके थिमैया से पूछते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। थिमैया बताते हैं कि पहले ड्रोवर में देश के डिफेंस प्लान्स और दूसरे में देश के कुछ टॉप जनरल्स की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रखी हुई हैं। तीसरे के बारे में पूछने पर जनरल बताते हैं कि इसमें आपके विरुद्ध मिलिट्री कू को लेकर के मेरे कुछ सीक्रेट प्लान रखे हुए हैं। नेहरू ने उस समय इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। आजादी के बाद इस क्षेत्र में सबसे पहला छोटा लेकिन प्रभावशाली काम जो किया गया था वो ये था कि 3 मूर्ति हाउस का शानदार रेजिडेंस प्रधानमंत्री को दे दिया गया था, जो पहले आर्मी चीफ का
घर हुआ करता था। इस फैसले से देश में हवा का बदलता रुख लोगों की समझ में आ गया था। इसके बाद एक सीरीज ऑफ बजट कट शुरू होते हैं। पाकिस्तान से बिल्कुल अलग भारत में उन ऑफिसर्स की सैलरी और सुविधाओं को बहुत ही कम कर दिया गया था जो ब्रिटिश काल में बहुत ज्यादा पैसा लिया करते थे। भारत के पहले आर्मी चीफ करियप्पा और जवाहरलाल नेहरू के बीच कभी भी आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे थे। करियप्पा ने कई बार अपने भाषणों के जरिए सरकार की इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया था और इसे एक तरह से उनकी इंटेंशंस भी जाहिर हो रही थी। इसके जवाब में नेहरू ने करियप्पा को एक बार पत्र लिख करके फटकार लगाते हुए कहा था कि उन मामलों में बिल्कुल भी टांग ना अड़ाएं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी करियप्पा ने पाकिस्तान में अपनी एक यात्रा के दौरान अयूब खान के मिलिट्री कू को प्रेज भी कर दिया था और इससे भारत में पॉलिटिकल क्लास में एक तरह से सतर्कता आ जाती है। करियप्पा क्या चाहते थे इस बात पर आज भी बहस होती रहती है, लेकिन करियप्पा की गतिविधियों ने भारत की राजनीति को सेना से सतर्क रहने के लिए तैयार जरूर कर दिया था। इस बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। साल 1958 में जब पाकिस्तान में मिलिट्री कू की कामयाब घटना हुई तो भारत में आर्म्ड फोर्स को रिंग फेंस करने की कवायद तेज हो गई थी और इस तरह पहला बड़ा फैसला कृष्णा मेनन को रक्षा मंत्री बनाया जाना था। इस फैसले से तय हो गया था कि भारतीय लोकतंत्र में आर्मी को सिविलियन अथॉरिटीज के अंडर रह करके काम करना होगा। भारत में काउंटर फोर्सेज का गठन किया गया। ऑफिसर्स के प्रमोशंस पर नजर रखी जाने लगी और रिटायर्ड ऑफिसर्स को एम्बेसडर्स के तौर पर दूर दराज देशों में भेजने का सिलसिला 1958 से ही शुरू हो गया था। करियप्पा को इनके रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। हालांकि एक बात यह भी कही जाती है कि मेनन एक लेफ्टिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे और उनके कार्यकाल में भारतीय सेना को बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया गया था, जिसका असर हमें साल 1962 में चीन के विरुद्ध युद्ध में देखने को मिला था। मेनन को रक्षा मंत्री बनाने का फैसला इस युद्ध में हार के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था, जो कहीं न कहीं सही भी है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू चीन युद्ध से पहले भारत में सेना की जरूरत को बिल्कुल ही नकार दिया करते थे। नेहरू के हिसाब से भारत को कभी किसी देश पर कभी हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दुनिया में बाकी सभी देश भारत पर हमला क्यों ही करेंगे। कई बार भारत में आर्मी को खत्म करने के संकेत भी दिए थे। इस तरफ उनका काम चल भी रहा था, लेकिन फिर चीन से मिले धोखे की वजह से नेहरू को सच्चाई मालूम हुई और इस तरह से उनका विचार कभी भी फैसला नहीं बन पाया। यह बात बिल्कुल सही है कि नेहरू का आर्मी को लेकर के नजरिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन एक बात यह भी सही है कि जाने अनजाने नेहरू के कुछ फैसलों के जरिए भारत में मिलिट्री कू और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया था। साल 1962 में नेहरू के रहते हुए ही युद्ध में हार के बाद सेना की ताकत को 80% बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी बढ़ाया गया था, जिससे देश को साल 1965 के युद्ध में बहुत मदद मिली थी। लेकिन नेहरू जाते जाते भारत को पूरी तरह से कू प्रूफ बना गए थे। इसके अलावा भारतीय सेना में जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से भी एक सक्सेसफुल कू के लिए आपसी सहमति से फैसला लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये भी एक कारण है जिसके चलते भारत में मिलिट्री कू का प्रयास कभी नहीं हुआ है। एशिया जैसी जगह पर पाकिस्तान जैसे देश के पास रहने के बावजूद भी भारत ने साल 1970 तक आते आते खुद को कू प्रूफ बना लिया था। इस बात को भारत में उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। 70 के दशक में इंदिरा गांधी और मोनक शाह के बीच भी इस बात पर बातें होती थी कि कहीं मोनक शाह पावर सीट की कोशिश करने वाले हैं या नहीं। इसका कारण ये था कि उसमें भारतीय सेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लगातार युद्ध में जीतने के बाद लोगों में भी सैनिकों की लोकप्रियता उसमें बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन ना तो मोनक शाह और उसके बाद भी किसी भी सेना प्रमुख ने कभी भी पावर सीज करने का प्रयास नहीं किया। राजीव गांधी के समय भारतीय सेना ने मालदीव में मिशन कैरेक्टर्स के जरिए कितना साधारण काम किया था, इससे हम सभी वाकिफ हैं। और बांग्लादेश बनने की कहानी तो आप सभी को मालूम है। यानी कि भारतीय सेना की काबिलियत कभी भी कम नहीं थी। उनका अनुशासन, देश का लोकतंत्र, नियम और कानून के साथ देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले सैनिकों के कारण ही भारत में कभी भी मिलिट्री कू का प्रयास नहीं हुआ है। और समय के साथ साथ हम और आप जैसे लोगों में भी अपने देश के लोकतंत्र और सेना पर भरोसा इतना बढ़ गया है कि जब जनवरी साल 2012 में कुछ अखबारों ने मिलिट्री कू की आशंका जताई थी और देश में कुछ नेताओं ने इसे सही भी माना था, तभी देश में कोई खासी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी और आज हमें से ज्यादातर लोगों को वो घटना याद भी नहीं है। तो यह एक भरोसा ही है कि हम म्यांमार और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की कहानियां सुन करके भी घबराते नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि भारत से लोकतंत्र खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन है और उम्मीद है यह भरोसा हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। इस उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।